Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this session हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर पर क्विज कवर करेंगे। इस क्विज के सारे क्वेश्चंस वेरियस ऑफिशियल एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लिए गए हैं। Let's begin the quiz with question number 1. Capital of Kingdom of Maharaja Ranjit Singh was. डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। महाराजा रंजीत सिंह जो सिख एम्पायर के उस समय महाराजा हुआ करते थे, उनकी कैपिटल पूछी है तो उनके एम्पायर की कैपिटल थी ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कपूरथला। तो क्या थी इनकी कैपिटल? लाहौर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाहौर इज द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह in Punjab. Now next question is question number 2. Ranjit Singh got famous कोहिनूर डायमंड from कोहिनूर हीरे को रंजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह सूजा, ऑप्शन बी जमन शाह, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद, ऑप्शन डी शेर अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शाह सूजा। हम कोहिनूर डायमंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते। कोहिनूर डायमंड को अहमद शाह अब्दाली जब भारत पे अटैक किया था तो उसने यहाँ के लोकल रूलर से प्राप्त किया था कोहिनूर डायमंड। तो ये अहमद शाह अब्दाली के पास जाता है पहले, फिर अहमद शाह अब्दाली से ये इसके अहमद शाह अब्दाली के ग्रैंडसन जमन शाह था, उनके पास जाता है। जमन शाह जो ग्रैंडसन थे अहमद शाह अब्दाली के, और जमन शाह के बाद जो है वो शाह सूजा तक जाते हैं। शाह सूजा जमन शाह के यंगर ब्रदर थे, शाह सूजा। और शाह सूजा वाज द कैंडिडेट ऑफ ब्रिटिश टू रूल ओवर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर अनेक्सेशन, अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने शाह सूजा को एज अपने कैंडिडेट के रूप में चुना था। और किसकी हेल्प से? रंजीत सिंह की हेल्प से। तो ये तीनों लोग ट्रिपेटाइट ट्रीटी में भी आए थे, तीनों ने एक ट्रिपेटाइट ट्रीटी साइन की थी। तो शाह सूजा ने ये कोहिनूर डायमंड उस समय रंजीत सिंह जी को दिया था टू गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, या फिर ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठने के लिए शाह सूजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर डायमंड एज अ गिफ्ट के रूप में दिया था, क्योंकि रंजीत सिंह जी ब्रिटिश लोगों के साथ मिलकर शाह सूजा की हेल्प कर रहे थे उसको अफगानिस्तान के थ्रोन पर असेंड करने के लिए। बेसिकली सूजा जो है वो अहमद शाह अब्दाली का डिसेंडेंट है। तो अहमद शाह अब्दाली का ही पहले जो है अफगानिस्तान पे कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन बाद में वहाँ पे कूप होते गए, अलग अलग लोकल ट्राइब्स और रूलर्स एमर्ज होते गए। तो जमन शाह के बाद किसी और ने वहाँ की कमान संभाल ली। तो शाह सूजा ने जो उसकी टेरिटरी लॉस्ट हो गई थी, फैमिली एम्पायर लॉस्ट हो गया था, उसको रीगेन करने के लिए रंजीत सिंह जी की हेल्प ली थी, और उसके बदले में उन्होंने कोहिनूर डायमंड शाह सूजा ने रंजीत सिंह जी को दे दिया। दस हाउ रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम शाह सूजा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शाह सूजा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड। रंजीत सिंह जी के राज्य का या किंगडम का कौन कौन से पार्ट थे? कौन कौन जो इसमें ऑप्शन में दिए गए, दैट वाज द पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ रंजीत सिंह। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी मकरान, ऑप्शन डी श्रीनगर। ये देखो, ये दोनों काबुल और मकरान अफगानिस्तान के हिस्से है, अफगानिस्तान का पार्ट है। तो उस समय रंजीत सिंह जी का कंट्रोल अफगानिस्तान तक नहीं था, उनका कंट्रोल कहाँ था? दिल्ली में नहीं था। दिल्ली में डिक्लाइनेशन चल रहा था मुगल एम्पायर का, ठीक है, और उनका एरिया था श्रीनगर तक। उन्होंने अपने नॉर्थ वर्ड में श्रीनगर तक था, साउथ में इनका कहाँ तक? मुल्तान तक। और रिवर सतलज इनकी ईस्ट वर्ड बाउंड्री थी ब्रिटिश इंडिया और रंजीत सिंह के एम्पायर की। रिवर सतलज जो है एज ए बाउंड्री के रूप में काम कर रही थी। तो ईस्ट वर्ड में इनका एक्सपांशन नहीं था। कहाँ तक ही था अपना?
अमृतसर, लाहौर, गुजरात, ये वाला ईस्टवर्ड एरिया। और वेस्टवर्ड में इनका पेशावर है, लाहौर है, ये सारा एरिया इनका था। नॉर्थ में कश्मीर तक, जम्मू एंड कश्मीर, दैट वाज द पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ रणजीत सिंह। ये सारी चीजें हमने लेसन में कवर कर चुके हैं। आप लेसन देखिएगा, लेसन वाली वीडियोस देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सब हम चीजों को, इवेंट को रिकॉल कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग? रंजीत सिंह जी किस मिसल से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए शुक्र चकिया, ऑप्शन बी संधवालिया, ऑप्शन सी आलूवालिया, ऑप्शन डी रामगढ़िया। तो कौन सा राइट आंसर है आपका? ऑप्शन ए शुक्र चकिया। शुक्र चकिया के थे महान सिंह जी लीडर, और महान सिंह जी के ही सन हुए रंजीत सिंह जी। ठीक है, शुक्र चकिया मिसल के थे। उस समय पंजाब जो किंगडम था वो अंडर सिखों के हुआ करता था, और इन सिखों ने पंजाब की टेरिटरी को गवर्न किस तरह से किया था? छोटी छोटी मिसल बना के। जिस तरह से मराठा कॉन्फेडरेसी थी, उसी तरह से ये मिसल भी थी, नॉट एग्जैक्टली बट अलाइक। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 4, शुक्र चकिया मिसल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, who among the following has said, God intended me to look upon all religion with one eye, that is why he took away the light from the others? तो ये स्टेटमेंट किसका है कि भगवान ने ये इच्छा जताई है कि मैं सभी रिलीजन को एक नजर से देखूं, इस वजह से भगवान ने बाकी सबसे वो रोशनी छीन ली है। ऐसा किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट है ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह का, या ऑप्शन बी महाराजा शेर सिंह का, या ऑप्शन सी महाराजा दलीप सिंह का, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह सेड दिस स्टेटमेंट, गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन विद वन आई, दैट इज व्हाई ही टुक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर्स। दूसरों से प्रकाश छीन लिया है क्योंकि वो चाहता है कि मैं अदर रिलीजन को एक ही नजर से देखूं। इस तरह का वाक्य उन्होंने कहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज। रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1843 के अराउंड, और उसके बाद इनके सक्सेसर कौन बने? इनके सन महाराजा खड़क सिंह। तो ऑप्शन ए है आपका हरसिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह तो खड़क सिंह के पुत्र थे, ठीक है। नौनिहाल सिंह वाज सन ऑफ खड़क सिंह, और खड़क सिंह जी जो सन थे वो थे रंजीत सिंह के। तो आफ्टर द रंजीत सिंह डेथ, खड़क सिंह असेंड द थ्रोन ऑफ सिख एम्पायर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर। तो लास्ट किंग जो थे सिख एम्पायर के वो थे ऑप्शन ए खड़क सिंह, या ऑप्शन बी शेर सिंह, ऑप्शन सी नौनिहाल सिंह, ऑप्शन डी दलीप सिंह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दलीप सिंह। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1849, दलीप सिंह जी exiled to Britain, डिपोज्ड एंड exiled to Britain। इनको गद्दी से हटा दिया और फिर ब्रिटेन इनको वहां पे एग्जाइल कर दिया। फिर इनका रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो ब्रिटेन में ही, यूके यूनाइटेड किंगडम में ही बीती, एंड फाइनली ही डाइड ओवर देयर। ही वाज आल्सो नोन एज, इनका निकनेम था ब्लैक प्रिंस ऑफ पर्टशायर। ही वाज आल्सो known as ब्लैक प्रिंस ऑफ Perthshire. And Dalip Singh is a last king of Sikh empire. दलीप सिंह जब माइनर थे तब इनको राजा बनाया गया था। फिर बहुत सारी कोर्ट पॉलिटिक्स चली, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ तब भी ये माइनर थे, सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुए, फाइनली पंजाब का अनेक्सेशन हुआ
तब तक ये माइनर ही थे और इनसे कोई खतरा नहीं था, इस वजह से ये सिख एम्पायर के किंग थे, बने रहे थे। लेकिन बाद में जब अनेक्सेशन हो गया पंजाब का बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1849, तो इनको डिपोस्ट करके ब्रिटेन एग्जाइल कर दिया, फिर उनको वहां पे ही पेंशन करके रखा गया और उनकी रेस्ट ऑफ लाइफ वहीं पे ही बीती। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब। दलीप सिंह जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन ए, he died in Paris on 23 October 1893. He was cremated at Nasik. He never renounced the Sikh faith. He had never visited Russia. तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमें पता है कि he died in Paris on 23 अक्टूबर 1893। लास्ट में उनको जब ब्रिटेन एग्जाइल कर दिया था तो उसके बाद उनका जो है डेथ पेरिस में हो गई थी। तो इससे हमें सिर्फ करेक्ट आंसर चुनना है और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन तो है नहीं, तो एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बाकी के सारे ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। ही वॉज, जैसे कि ही वॉज क्रिमेटेड एट नासिक, नहीं, वो पेरिस में ही मरे थे और वहां पे ही उनकी बॉडी को दफनाया गया था, तो ये रॉन्ग हो जाता है। ही नेवर रिनाउंस द सिख फेथ, उन्होंने कभी सिख फेथ को त्यागा नहीं, उन्होंने सिख फेथ को त्याग दिया था जब वो ब्रिटेन एग्जाइल्ड कर दिए गए थे। ही हैड नेवर विजिटेड रशिया, उन्होंने कभी रशिया नहीं गए, जब वो अपने एग्जाइल पे थे तो वो रशिया का भी विजिट किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये सब रॉन्ग हो जाते हैं, ऑप्शन ए ओनली करेक्ट आंसर रह जाता है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3 टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ पंजाब आफ्टर इट अनेक्सेशन। 1849 में जब पंजाब का अनेक्सेशन हो जाता है बाय लॉर्ड डलहौजी, दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब पंजाब को एडमिनिस्टर करने के लिए 3 लोगों के बोर्ड का गठन किया जाता है, बोर्ड ऑफ 3, जिसके मेंबर होते हैं आपके जॉन लॉरेंस, लॉरेंस ब्रदर्स, जिसमें है जॉन लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, बोथ आर लॉरेंस ब्रदर, ठीक है, जॉन और हेनरी। और थर्ड थे आपके चार्ल्स मेंसल, चार्ल्स मेंसल। तो दीज वर 3 people who was the member of board of 3, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स मेंसल। तो इनमें पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट नॉट अ मेंबर, मेंबर कौन नहीं था इस बोर्ड का, तो आप ऑप्शन देख लो। अब जॉन हेनरी लॉरेंस तो थे, जॉन लॉरेंस थे, मेंसल थे, तो कौन नहीं थे? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, तो ऑप्शन डी रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ठीक है। और ये बोर्ड ऑफ 3 जो है इसका बाद में नलीफाई कर दिया गया इन 1853 में, और इसकी जगह कमिश्नर पद की स्थापना की गई टू गवर्न द पंजाब स्टेट। और फर्स्ट कमिश्नर भी आपके कौन बने थे? हेनरी लॉरेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10, हु emerged victorious in the first Anglo-Mysore War in 1966 to 69। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन विक्टोरियस हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी निजाम ऑफ हैदराबाद। तो हमने लेसन में देख चुके हैं कि एंग्लो मैसूर वॉज बेसिकली 4 मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, जिसमें से 2 तो लड़े जाते हैं हैदर अली के साथ बाय ब्रिटिश एंड रेस्ट 2 वर फॉट विद द टीपू सुल्तान। तो हैदर अली जब तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर तक ब्रिटिश जो है वो एज अ विक्टोरियस एमर्ज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर विद हैदर अली पूछा जा रहा है, उस समय हैदर अली का ही रेन था इन मैसूर, तो यहाँ पे हैदर अली वॉज द विक्टोरियस इन दिस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, हैदर अली। इंग्लिश तो नहीं थे, इंग्लिश ने तो डिफीट फेस की थी, यहाँ पे हैदर अली वॉज अ स्ट्रॉन्ग चैलेंज टू विद द इंग्लिश। मराठा तो इन्वॉल्व ही नहीं थे यहाँ पे, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ तो था ही नहीं ये युद्ध था बेसिकली ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में भी इंग्लिश और हैदर अली आपस में आमने सामने होते हैं, और हैदर अली जो है पोर्टो नोवो के सेकेंड
सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में पोर्टो नोवो बैटल होता है, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, और उसमें डिफीट फेस करते हैं। लेकिन फर्स्ट में तो इन्होंने ब्रिटिश लोगों के छक्के छुड़ा दिए थे, उसको उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज पोज किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड या बीट हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवो। मैंने कहा पोर्टो नोवो जो है वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का पार्ट है। यहाँ 1780 से 84 के बीच में लड़ा जाता है, 1780 से 84 के बीच। इसमें हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश, हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश ये फाइट होता है, और इसमें बैटल ऑफ पोर्टो नोवो होता है, जिसमें ब्रिटिश की तरफ से जो कमांडर इन चीफ था या मिलिट्री कमांडर थे वो सर आयरकूट थे, सर आयरकूट, जिन्होंने थर्ड कर्नाटिक वॉर में भी बुस्सी और लल्ली को डिफीट दी थी, वही थे सर आयरकूट अगेंस्ट दी हैदर अली। तो यहाँ पे पूछा है ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन पोर्टो नोवो, तो कौन थे यहाँ पे? सर आयरकूट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 12, टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल एट। टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल या राजधानी कहाँ स्थित की थी? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बैंगलोर, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम में ही जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, टीपू डिफीट फेस करता है और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन होती है। तो सेरिंगपट्टनम उसकी कैपिटल हुआ करती थी ऑफ द टीपू सुल्तान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर एस्टैब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स। तो आधुनिक तरीके पर या आधुनिक तौर तरीके पर अपनी एम्बेसीज या दूतावास फॉरेन कंट्रीज में किस रूलर ने, इंडियन रूलर ने एस्टैब्लिश की थी? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम सेकंड, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका टीपू सुल्तान, बिकॉज टीपू सुल्तान ने ही इस तरह के रिफॉर्म्स और इस तरह की जो एक्टिविटीज है उसने अपने टेन्योर में या अपने कार्यकाल में इन्वॉल्व की थी, जैसे कि इसका ग्रोइंग फ्रेंच कनेक्शन, और इसने जैकोबिन क्लब्स की भी मेंबरशिप ली थी। फिर इसने अपने एमिशनर थे वो जगह जगह पे भेजे, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में अपने एम्बेसीज को इस्टेब्लिश करने के लिए अपने यहाँ से राजदूत भेजे। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो थी वो टीपू सुल्तान की थी। जब हमने टीपू सुल्तान पढ़ा था तो उसमें देखा था अबाउट टीपू सुल्तान। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वाज द इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स। Now question number 14, टीपू सुल्तान defeated the British army in 1780। अब यहाँ पे 1780 की बात है, यानी कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसका लीडरशिप कौन था मैसूर का? तो हैदर अली, और उसका साथ दे रहा था उसका बेटा, दोनों बाप बेटे लड़ रहे थे, टीपू सुल्तान। लेकिन उस समय रूलर जो था वो टीपू सुल्तान नहीं था, उसके पिताजी हैदर अली थे वर्सेस ब्रिटिश। तो यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली भी लड़ रहा था, हैदर अली भी लड़ रहा था ब्रिटिश आर्मी से, और टीपू सुल्तान पे भी अलग फ्रंट पे ब्रिटिश आर्मी से लड़ रहा था। तो टीपू सुल्तान ने किस बैटल में जो है ब्रिटिश आर्मी को टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780। 1780 में टीपू सुल्तान ने किस ब्रिटिश आर्मी को हराया था? कहाँ हराया था, है ना, ये पूछ रहा है, एट वेयर। तो हमें पता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में तो हैदर अली ने तो डिफीट फेस की थी, पोर्टो नोवो पे सर आयरकूट के हाथों पे ये तो हार गए थे। लेकिन जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट निकलता है वो दोनों तरफ ही गेन नहीं होता है, एक दूसरे की जो टेरिटरी है वो इनको आपस में रिस्टोर करनी पड़ती है। बिकॉज हैदर अली तो पोर्टो नोवो के बैटल में सर आयरकूट से हार जाता है, लेकिन टीपू ने जो है वो पॉलिलर जगह है वहां पर ब्रिटिश आर्मी को डिफीट फेस करवाई थी इन 1780।
1780। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोलिलूर। बैटल ऑफ पोलिलूर या पोलिलूर जगह पे ब्रिटिश आर्मी के साथ इसकी भिड़ंत हुई थी और टीपू ने ब्रिटिश आर्मी को हराया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इंग्लिशमैन या ब्रिटिश कह दो मेड द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम विद। सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी ने ब्रिटिश लोगों ने किसके साथ साइन की थी? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्लेक्स, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान या ऑप्शन डी नंदराज। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम वाज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर जब टीपू सुल्तान डिफीट फेस करता है तो ब्रिटिश लोग टीपू सुल्तान के साथ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन करते हैं इन 1792 में। और इसी ट्रीटी में जो है मोस्ट ऑफ द मैसूर की टेरिटरी है दैट वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। तो मैसूर का बहुत बड़ा पार्ट है ब्रिटिश के द्वारा अनेक्स कर लिया जाता है और इसी में वॉर कंपेंसेशन के रूप में टीपू पर मैनी करोड़ रुपीस डाले जाते हैं कि आप हमें वॉर कंपेंसेशन के रूप में दो। तो टीपू सुल्तान ने हाफ ऑफ द पेमेंट तो दे दी थी लेकिन बाकी की इंस्टॉलमेंट में देने के लिए कहा गया था कि वॉर कंपेंसेशन जो है फिलहाल जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। तो जब तक इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हो जाती टीपू के 2 बेटे जो थे उनको एज अ हॉस्टेज रखा गया था ब्रिटिश लोगों के पास में। ठीक है, फिर बाद में उसने 1799 जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है उससे पहले इस ट्रीटी की सारी शर्तें भी पूरी कर दी, सारा वॉर कंपेंसेशन भी पे कर दिया। उसने अपनी मिलिट्री को वापस रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया और अपना वापस एक बार पावर वो को है रिप्रेजेंटेशन करना चाहता था बिकॉज वो हार मानने वालों में से नहीं था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द लायन ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान की इस तरह की पर्सनैलिटी थी तो उसने अपने बेटों को भी छुड़ा लिया था और इस तरह से ये सिनेरियो था। तो सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी टीपू सुल्तान के साथ है, इट वाज अ ह्यूमिलिएशन ट्रीटी एक तरह से देख सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई एट वॉर विद ब्रिटिश? ठीक है, किस कब व्हेन यानी कब टीपू सुल्तान डाई मर गए एट वॉर विद ब्रिटिश, युद्ध में लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान कब मर गए? तो कब मरे थे ये? फाइनल में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में होता है। तो आप देख लो ऑप्शन में कहां पे है 1799, ऑप्शन बी 1799 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थोड़े फैक्चुअल बेस है, आपको इसमें ईयर वगैरह ईयर है या फिर किसी जगह पे पूछा गया है बैटल कहाँ हुआ, ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? आपको सही युग्म को चयन करना है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में है कि ये हैदर अली वॉज डिफीटेड। क्या फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली डिफीट हुआ था? नहीं, हैदर अली डिफीट नहीं हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। क्या हैदर अली ने ब्रिटिश लोगों को डिफीट किया था? नहीं, हैदर अली तो डिफीट हुआ था। तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। आप हैदर अली सर आयरफोर्ट से डिफीट हुआ था, ना कि हैदर अली ने ब्रिटिश लोगों को डिफीट किया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान वॉन द बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश। नहीं, ये रॉन्ग है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू बुरी तरह से हारा था और उसने अपनी और मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज है वो सीड कर ली थी टू ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों को ब्रिटिश लोगों ने ले ली थी बेसिकली। और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन होती है, दैट वाज द ह्यूमिलिएशन ट्रीटी टू द टीपू सुल्तान एंड हिज प्राइड। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के लिए तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। बचा कौन? फोर्थ। और देख लेते फिर भी सही है कि नहीं है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या था? टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड इन दिस बैटल। ठीक है, इन द थिक ऑफ बैटल। तो इस बैटल में ही ये टीपू जो है लड़ते लड़ते मारा गया, हारा और मारा गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। बेगम सामरू
कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनियंट चर्च एट। बेगम सामरू, हम बेगम सामरू के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, और थोड़ा सा उनके क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन। बेगम सामरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनियंट चर्च एट। तो थोड़ा बेगम सामरू के बारे में जान लेते हैं। हु वाज बेगम सामरू? ये 18th सेंचुरी के एरा की या 18th सेंचुरी के पीरियड की पॉपुलर कैरेक्टर है। किस तरह से है पॉपुलर कैरेक्टर? कि ये एक डांसिंग गर्ल हुआ करती थी इन द कोर्ट ऑफ, डांसिंग गर्ल कह दो, नॉच गर्ल कह दो। शी वॉज स्टार्टेड हिज करियर एज अ डांसिंग गर्ल इन द कोर्ट ऑफ सरदाना रूलर, कोर्ट ऑफ। तो started his career as a dancing girl in the court of Sardana's ruler and eventually become as a ruler of सरदाना। तो सरदाना कहाँ स्थित है? मेरठ में, मेरठ के पास में। तो ये 18th सेंचुरी पीरियड की एक पॉपुलर कैरेक्टर थी। कैसे कि ये एक मुस्लिम लड़की हुआ करती थी जो डांसिंग गर्ल थी सरदाना के रूलर के दरबार में। उसने अपना करियर स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी शादी जो है एक इंग्लिश सोल्जर से जिसका नाम सॉब्रे था, उनसे होती है। ठीक है, और उनके कारण से जो है ये एक पावरफुल पोजीशन में आती है और इवेंचुअली शी बिकम द रूलर ऑफ सरदाना इन मेरठ। तो ये सरदाना से बिलोंग करती थी। तो इन्होंने वहां पे बहुत सारे चर्च भी बनाए थे, जिसमें से इनका प्रसिद्ध चर्च भी है, एमिनियंट चर्च जो है बहुत ज्यादा फेमस है, जो बेगम सामरू के द्वारा बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? वो सरदाना में बनाया गया है। तो ऑप्शन सी सरदाना विल बी करेक्ट आंसर। सरदाना कहाँ है? मेरठ के पास में। तो शी वॉज अ मुस्लिम गर्ल बट कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में क्यों हो सकती है? क्योंकि उनकी जो शादी है एक ब्रिटिश सोल्जर सोम्ब्रे से होती है। इस वजह से उसने मुस्लिम से कन्वर्जन कर लिया इनटू क्रिश्चियनिटी और शी बिकम द रूलर ऑफ सरदाना एज अ क्रिश्चियन रूलर, या कह सकते क्रिश्चियन लेडी रूलर ऑफ द सरदाना। तो ये है थोड़ा बेगम सामरू के बारे में, ऐसे ही साइड से थोड़ा सा, क्योंकि पॉपुलर कैरेक्टर है, थोड़ी सी डिफरेंट हिस्ट्री, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 19। विच वन ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट या नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। तो आप एक बाय वन बाय वन स्टेटमेंट देखते हैं। ऑप्शन ए, Ali Mardan Khan introduced the system of revenue farming in Bengal. Option B, Maharaja Ranjit Singh set up modern foundries to manufacture cannons at Lahore. Option C, Savai Jai Singh of Amber had lucid elements of geometry translated into Sanskrit. Option D, Sultan Tipu of Mysore gave money for the construction of idol of goddess Sharda in the Seringpatna, Sringeri temple. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन ए जो है, अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इज नॉट करेक्ट। बिकॉज रेवेन्यू फार्मिंग का जो सिस्टम है वो अली मर्दन खान ने लाए थे, मुर्शिद कुली खान लाए थे, मुर्शिद कुली खान। फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, पहले तो सूबेदार हुआ करते थे अंडर द मुगल एम्परर, और उसने फिर बाद में अपने आप को ऑटोनोमस रूलर घोषित कर दिया बंगाल का, और उसके बाद से ये नवाब का पद लेता है, डेजिग्नेशन स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, एंड ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, दैट इज मुर्शिद कुली खान। तो इसने बंगाल में रेवेन्यू फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाता है, यहीं पे हमारा आंसर मिल जाता है, बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इसमें से एक ही आंसर आपको चूज करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते तो हमें आगे वाले स्टेटमेंट को भी कंसीडर करना पड़ता।
तो महाराजा रंजीत सिंह फिर भी देख लेते हैं। महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्री टू मैन्युफैक्चर कैनन यानी तोफ एट लाहौर। लाहौर में तोफ बनाने के लिए इन्होंने फाउंड्रीज स्थापित की थी। क्या वहां पे कारखाने ऐसे लगाए थे? हाँ, इन्होंने अपनी आर्मी को बहुत मॉडर्न लाइन पे ऑर्गेनाइज किया हुआ था, ट्रेंड किया हुआ था, और उसके लिए इन्होंने वेरियस यूरोपियंस को भी अपनी मिलिट्री में एम्प्लॉयड किया था। सी सवाई जयसिंह ऑफ आम्बेर। आम्बेर के राजा सवाई जयसिंह ने हैड इल्यूसिड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री। उनको ज्योमेट्री का बहुत मतलब ऐसे माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थे और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया। उसकी वजह से उन्होंने भारत में कई जगह पे, जिसमें से आप जयपुर देख लो, दिल्ली देख लो, आगरा देख लो, इन जगह पे इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एस्टेब्लिश की है जो जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। तो दैट्स ऑल वाज द फोरसाइटनेस ऑफ सवाई जयसिंह। जयसिंह जो थे उनके बारे में ये स्टेटमेंट सही है कि उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री जो है ट्रांसलेट की थी इनटू संस्कृत। इन्होंने इन चीजों इस एरिया में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन द श्रृंगेरी टेम्पल। हाँ, दिस वाज द करेक्ट आंसर, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए, अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। किसने किया था रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन इन बंगाल? मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 20। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट देखना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऊपर दिए गए जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन से सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच में होता है? आपको याद आ जाना चाहिए, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी तो हो ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को डिफीट किया था इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में वो डिफीट हुआ था, उसकी जो टेरिटरी है वो मोस्ट ऑफ द टेरिटरी अनेक्स हुई थी, ना कि वो किल्ड हुआ था। किल्ड किस बैटल में हुआ था? वो फोर्थ बैटल में। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फाइनल वो तो फोर्थ बैटल एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में, और उस समय ये डिफीट भी होता है और किल्ड भी होता है इन द वॉर फील्ड। मीर जफर, नवाब ऑफ बंगाल, एंटर्ड इन कॉन्स्पायरेसी विद द इंग्लिश फॉर डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी। हाँ, ये स्टेटमेंट राइट है कि बैटल ऑफ प्लासी में वो सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी में शामिल होता है इंग्लिश लोगों के साथ में, और इन दोनों ने मिलकर कॉन्स्पायरेसी की और सिराजुद्दौला जो है वो बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट फेस करता है। तो ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। तो आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, ये बी है, ओनली 3। ठीक है, ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। Now next question is number 21. Consider the following event and arrange them in chronological order. ये क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। तो आपको नीचे दिए गए कुछ बैटल है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो उससे पहले आपको इनके ईयर पता होना चाहिए, तभी आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर पाएंगे। तो आप एक बाय एक करके देखते हैं, जिन जिन का याद आता है आप देखते जाओ। बैटल ऑफ बेदरा हमें पता है, मीर जाफर और डच वर्सेस मीर जाफर ने डच की हेल्प ली थी टू आउट ब्रिटिश फ्रॉम द बंगाल। तो यहाँ पे बैटल ऑफ बेदरा होता है इन 1759 में होता है बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, फिर बैटल ऑफ पोर्टो नोवो हमें पता है हैदर अली और ब्रिटिश लोगों के बीच में होता है इन 1781। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 80 से 84 के बीच में, तो 1781 में होता है। अब बचे दो, बैटल ऑफ मुटकी और बैटल ऑफ शकरखेड़ा। तो बैटल ऑफ मुटकी तो पूरी सेंचुरी चेंज हो जाती है। मुटकी, बैटल ऑफ मुटकी किसका पार्ट है?
पंजाब के अनेक्सेशन में जब हम पढ़ा था, तब हमने देखा था कि वहां पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है और लाल सिंह और तेजा सिंह जी उस समय मिलिट्री के कमांडर होते हैं और उनकी विश्वासघात के कारण 5 सक्सेसिव बैटल सिख लोग हार जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसमें से एक होता है बैटल ऑफ मुडकी अराउंड 1845। और बैटल ऑफ शकरखेड़ा जो है वो पार्ट होता है आपके हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइनेशन के फेज पे चलता है तब अब जो उसके वेरियस सूबेदार होते थे अंडर द मुगल एम्पायर, वो सूबेदार अपने आप को यहाँ पे एज ए ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट रूलर एस्टेब्लिश करने में लग जाते हैं जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइनेशन होता है। तो उन्हीं में से था एक निजाम उल मुल्क जो सूबेदार हुआ करता था अंडर द मुगल एम्पायर। इधर ये साउथ में जाता है दक्कन की तरफ, और जो दक्कन में सूबेदार था उसको ये डिफीट करता है और अपना हैदराबाद में खुद को ऑटोनोमस रूलर के रूप में एस्टेब्लिश करता है। निजाम उल मुल्क जो फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद था, निजाम ऑफ हैदराबाद अपने आप को सूबेदार से ऑटोनोमस रूलर डिक्लेयर करता है। तो दक्कन में या हैदराबाद में तो निजाम उल मुल्क, और बंगाल की तरफ कौन सा सूबेदार? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान अपने आप को ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट रूलर एस्टेब्लिश करता है इन द बंगाल एंड एंटाइटल्ड हिमसेल्फ एज अ नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये दो सूबेदार थे, प्रोमिनेंट मिलिट्री कमांडर भी रह चुके, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर रह चुके, तो इन्होंने अपना अपना अलग से इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित किया, इंडिपेंडेंट कह सकते हैं रूल एस्टेब्लिश किया बंगाल में। और निजाम उल मुल्क मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में, निजाम उल मुल्क ने दक्कन में या कह सकते हैं हैदराबाद में। तो ये शकरखेड़ा का जो बैटल है वो 1724 में होता है। ठीक है, 1724 में होता है, जब ये प्रोसेस चल रही होती है कि मुगल एम्परर के वेरियस सूबेदार अपने आप को सेंट्रल अथॉरिटी से फ्री करना चाह रहे थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर एस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे। तो हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिल चुका है। सबसे पहले कौन सा? वो बैटल ऑफ शकरखेड़ा। ऑब्वियसली ये मिडाइवल हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा थर्ड। फिर शकरखेड़ा के बाद में कौन सा बैटल आएगा आपके? बैटल ऑफ बेदरा फोर्थ। फिर कौन सा आएगा यहाँ पे? ये देख लो 17 बैटल ऑफ पोर्टो नोवो सेकेंड, एंड लास्ट में फर्स्ट बैटल ऑफ मुडकी लास्ट में होता है। सेंचुरी चेंज हो जाती है। ये सब 18th सेंचुरी की घटनाएं हैं, वो है 19th सेंचुरी की घटना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं A, B, C और D। इसमें से ये कोड कहाँ मिल रहा है? थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड वन। थर्ड देख लो आप, ये रहा थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ इस सेशन का एंड करते हैं। प्लीज डू शेयर, like and comment to our study channel examyatra.com. Thank you.